बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। M.A. राहत का उर्दू नावल आसेब। तमाम के तमाम चेहरे अजनबी थे, हर शख्स बेगाना। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं भरी कायनात में तन्हा हूँ। इनमें से कोई मेरा शनासा नहीं है और शायद तन्हाई की ज़िंदगी ही मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन जाए। वेटर ने बड़ी नफासत से मशरूब का एक जग और गिलास मेरे सामने रख दिया। इसके साथ इसने कुछ और लवाजमात भी सजा दिए थे। फिर इसने झुककर पूछा, डिनर यहीं लेंगे सर या अपने रूम में? अपने रूम में नहीं, मेरा मतलब है यहीं हॉल में। टाइम? वेटर ने अपनी लिफ्ट बुक निकाल कर कहा 9:30 बजे। मैंने जवाब दिया और वेटर गर्दन खम करके चला गया। मैं ऑर्केस्ट्रा की धुनें सुनने लगा। जिंदगी किस कदर खूबसूरत है ना, न जाने जिंदगी किस कदर खूबसूरत है, न जाने ये कौन लोग हैं जिन्हें सब कुछ हासिल है। मुझे अपनी बस्ती याद थी, इसके बाद की दुनिया याद थी। फैज़ खान का घर याद था, रियाज खान याद था और इसके बाद बहुत सी यादें मेरी ज़िंदगी से चिपकी हुई थीं। वो सब ऐसे नहीं थे। मैंने इनमें से किसी को इस आलीशान होटल जैसे किसी होटल में जाते नहीं देखा। शायद ये शहरी दुनिया है। मुझे इस दुनिया से रोशनास होना पड़ेगा, कोई तरीक़ाकार दरियाफ्त करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन कैसे, क्या करूं? दिल तो ये चाहता था कि इन सब लोगों में जम हो जाऊं, ऐसी कोई हसीन सूरत मेरे साथी हो। मैं इसके साथ मेज़ पर बैठा हुआ हूँ और ज़िंदगी इस सबक रवि से कदम आगे बढ़ा रही हो। वक्त गुजरता रहा। 9:30 बजे वेटर मेनू लेकर मेरे पास आ गया और इसने अदब से मेनू खोलकर मेरे सामने रख दिया। ये भी एक दिलचस्प बात थी। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी के अल्फाज पढ़ तो लिया करता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसमें जो कुछ लिखा है इसकी असलियत क्या है। लेकिन हालात को संभालना जानता था। मैंने मुस्कुराती निगाह से वेटर को देखा और कहा, वेटर आज अपनी मर्जी से कुछ खिला दो, जो कुछ लाओगे खा लूँगा। वेटर मेरी बेतकल्फ़ी पर खुद भी ज़रा बेतकल्फ़ हुआ और कहने लगा, सर कौन से मुल्क का खाना पसंद करोगे? भाई जिस मुल्क में रह रहा हूँ। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ हर मुल्क की डिशेस मिलती हैं, आप सिर्फ हुक्म करके देखें। वो हुक्म बाद में करेंगे, फ़िलहाल तुम अपने मुल्क की बहार दिखाओ। जी सर। वेटर गर्दन खम करके चला गया और मैंने इस मुश्किल से निजात पाई। खाना आ गया और क्या ही खाना था। मैं सोचने लगा कि काश ये ज़िंदगी मुझ पर मुस्तकिल चिस्पा हो जाए। खाने की लज्जत ने बहुत कुछ फरामोश कर दिया था। मेज़ों पर अब खाने सर्व होने लगे थे क्योंकि यही डिनर टाइम था। थोड़े फासले पर एक बड़े से हॉल में शायद कोई पार्टी हो रही थी। इसमें बड़ी लंबी सी मेज़ बिछी हुई थी और लोग आकर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। फिर मैंने हॉल के दरवाजे से एक दराज कामत शख्स को एक खूबसूरत औरत के साथ अंदर दाखिल होते हुए देखा। औरत भी इसकी कामत के बराबर थी। साड़ी में मलबूस चेहरा काफ़ी जाज़बे निगाह था, लेकिन चंद कदम आगे बढ़ने के बाद इस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी और वो ऐसे चौंका जैसे इसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। मैंने इसकी इस कैफियत को बखूबी महसूस किया था और मेरा दम निकल गया था। पता नहीं कौन शख्स है और मुझे देखकर इस तरह चौंका क्यों है। मेरे जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर आई, कहीं वो खुफिया पुलिस का आदमी न हो। पार्टी के बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। इस शख्स ने चंद लम्हे इस कैफियत का मुजाहरा करने के बाद साथी औरत को मेरी जानिब मुतवज्जो किया। औरत ने भी मुझे देखा और फिर इसकी कैफियत भी मर्द से मुख्तलिफ नहीं थी। हो गई गड़बड़। मैंने दिल ही दिल में सोचा और पहलू बदलने लगा। अब क्या करूं? ऐसा क्या तरीकाकार हो जिससे मैं यहाँ से फरार हो जाऊं? सब कुछ यहीं मौजूद था। फरार होना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और फिर वही क्या होना है, क्या होगा? दिल ने अंदर से कहा, अब सिर्फ हालात का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है। जो होना है वो होकर रहेगा। बिला वजह खौफ से मार मार कर जीने से क्या फ़ायदा?
चुनाचा मैं बेहिस हो गया, लेकिन मेरी निगाहें इनका जायजा लेती रही थीं। मर्द ने औरत से कुछ कहा। औरत ने गर्दन हिला दी। फिर औरत तो उस पोर्शन की जानिब चल पड़ी जहां पार्टी हो रही थी। मर्द दरवाजे से बाहर निकल गया और मैं सब्र सुकून के साथ इंतज़ार करने लगा कि अब पुलिस का एक दस्ता आएगा, मुझ पर राइफलें तान लेगा और इसके बाद जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिर मुझ पर मुकदमा चलेगा। अदालत में मैं फिल्मी हीरो की तरह कटहरे में खड़ा हूँगा। जज साहब फैसला सुनाएंगे कि नादिर शाह को 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है। फिर पुलिस मेरे गिर्द घेरा डाल देगी और मुझे कशां कशां फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। मेरा दम घुटने लगा। मैंने सामने रखा हुआ गिलास उठाया और एक ही सांस में इसे खाली कर गया। क्या हमाकत है। तसव्वुरात को इस हद तक ढील नहीं देनी चाहिए कि जिंदगी ही अजाब बनकर रह जाए। पता नहीं क्या किस्सा है। बाहर तौर वो शख्स वापस नहीं आया और मैं इसका इंतज़ार करता रहा। उधर मैं औरत को देख रहा था जो शीशे के पार्टीशन के दूसरी जानिब नज़र आ रही थी। इसने इस तरह की सीट हासिल की थी कि वहाँ से मुझ पर निगाह रख सके। पार्टी में न जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन मैंने इस औरत को अपनी जानिब ही मुतवज्जो पाया। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जगह से उठकर कहीं फरार हो जाऊं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ हो जाएगा। ये ख्याल मेरे दिल में जड़ पकड़ता चला गया और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। लेकिन इसके साथ ही मैंने महसूस किया कि औरत भी साथियों से माजरत करके उठ गई है। मैं होटल से बाहर निकल आया और इंतज़ार करने लगा कि औरत बाहर आए, लेकिन वो आ भी जाती तो मैं इसका क्या बिगाड़ लेता। बहुत देर तक मैं होटल के लॉन में टहलता रहा, फिर झुंझला कर वापस पलटा और लिफ्ट के ऊपर आकर अपने कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर मैंने लिबास तब्दील किया और अपने बिस्तर पर दराज हो गया। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगर इन लोगों ने मुझे ट्रेस कर लिया है तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता, मुझे कोई भी नहीं। न जाने क्या क्या ख्यालात दिल में आते रहे। तकरीबन आधा घंटा मुझे वापस आए गुजर गया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। वेटर भी हो सकता है और कोई और भी। बहरहाल मैंने दरवाज़ा खोला, जिसे कि मैंने अंदर से बंद कर दिया था। मेरे सामने एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा हुआ था। दराज कामत था, कान पट्टियों से बाल सफ़ेद थे, चेहरे से अच्छी पुरवकार शख्सियत का मालिक नजर आता था। कमरे में अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए इसने मुझे भी देखा और न जाने क्यों इसके चेहरे पर गम के आसार फैल गए। मैं अंदर आ सकता हूँ? इसने कहा। कौन हैं आप? अंदर आने दोगे मुझे? इस शख्स ने भराई हुई आवाज़ में कहा और मैं एक कदम पीछे हट गया। तशरीफ़ लाइए, मैंने कहा, और वो आहिस्ता कदमों से अंदर आ गया। लेकिन इसके पीछे इसी की उम्र की एक औरत और 2 अफराद और अंदर दाखिल हुए थे, जिनमें एक जवान आदमी और दूसरी जवान औरत थी। चारों कमरे में दाखिल हो गए। मैं हक्का बक्का इन्हें देख रहा था। वो अंदर दाखिल हुए तो जवान औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मेरी जानिब देखकर बोली, क्या हम लोग इतने ही बड़े मुजरिम हैं सुहेल? जी, मैंने हैरत से कहा। बैठने को भी नहीं कहोगे हमें? आप लोग तशरीफ़ रखिए, लेकिन आपकी आमद की वजह मेरी समझ में नहीं आई। बैठ सकते हैं ना? जी जी, तशरीफ़ रखिए। बैठिए डैडी, आप प्लीज़ बैठ जाइए। औरत कुछ ज़्यादा ही बाअमल नज़र आ रही थी, जबकि मुअम्मर औरत के चेहरे पर गम आलूद संजीदगी छाई हुई थी। और यही कैफियत इस नौजवान की थी जो जवान औरत के साथ आया था। वो लोग बैठ गए। मैंने अपने बिस्तर ही पर बैठना मुनासिब समझा था। इन लोगों की आमद की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। औरत ने कहा, सुहेल, क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि तुम हम सब को माफ़ कर दो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस अमल से हम लोगों की ज़िंदगी को क्या घुन लग गया है। डैडी की सूरत देख रहे हो, किस कदर खुश मिजाज आदमी थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद डैडी के होंठों पर मुस्कुराहट तक नहीं आई है। और मम्मी, आह काश तुम एक माँ के अंदर झांक सकते। सुहेल, इंसान को इस कदर शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। तुम महसूस नहीं कर सकते कि तुम्हारे इस कदम ने हम लोगों को किस तरह सूली पर लटका दिया है। लोगों से बहाने करते फिर रहे हैं,
न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन तुमने ये सब कुछ न सोचा। तुमने सुहेल, तुमने जो कदम उठाया और जिस तरह भी उठाया, काश इस तरह तुम कदम ना उठाते। मैं अब भी इनकी बातें नहीं समझ पा रहा था, लेकिन कुछ न कुछ तो बोलना ज़रूरी था। मैंने नरम लहजे में कहा, मेरा ख्याल है मेरे बारे में आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम सुहेल नहीं नादिर है। औरत ने ठंडी सांस भरी और फिर अपनी जगह से उठी और मेरे पास पलंग पर आ बैठी। इसने कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने ज़िंदगी का तवील वक्त यहाँ गुजारा है सुहेल। शायद मेरे ये अल्फाज तुम्हें मसनूई महसूस हों, लेकिन ये हकीकत है कि मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। अजीम के छोटे भाई की हैसियत से मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा। शायद तुम इस बात से इनकार न कर सको। तुमने बारहा इसका इतराफ़ भी किया है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मैं सुहेल नहीं नादिर हूं, तो क्या आप लोग इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे? अगर तुम ये कहो कि सूरज अब मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलने लगा है, तो क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, इस पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस पर खुदा के वास्ते आप यकीन कर लीजिए। मैंने लिजाजत आमेज़ लहजे में कहा और औरत मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। फिर बोली, देखो सुहेल, इंसान बेशक अपनी ज़ात में जीता है और किसी से ये कहना कि तुम अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए जियो अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन सुहेल, घर की इज़्ज़त दुनिया की हर चीज़ से कीमती होती है। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहते रहो, मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि देखो, वालिदैन औलाद को परवरिश करने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं। क्या एक छोटी सी कुर्बानी देकर इंसान अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकता? ये मैं नहीं कहती कि तुम वो करो जो बाकी तमाम अफराद कह रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा सा तो तावन करो। देखो, हम सब तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। हमारे सामने हमारा तारीख मुस्तकबिल है। सुहेल, इस मुस्तकबिल के लिए हमें तुम्हारी मदद दरकार है। हमें मायूस न करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुहेल, खुदा के लिए, खुदा के लिए। औरत की आवाज़ रुंध गई और मैंने थक कर आंखें बंद कर लीं और पेशानी मसलने लगा। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? फिर दिल में यह ख्याल आया कि कम अज़ कम देखूं तो सही, मालूम तो करूं इनसे कि इनकी मुश्किल क्या है। कुछ लम्हे सोचते रहने के बाद मैंने कहा, गोया अब लोगों को ये यकीन है कि मैं सुहेल हूँ। अगर तुम हमारी कुछ इज़्ज़त करो तो। इन खातून ने कहा, ठीक है, अगर आप इस बात पर बज़िद हैं कि मैं ही सुहेल हूँ तो आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर कभी इस बात का इंकिशाफ हो जाए कि सुहेल कोई और है तो आप मुझे मुजरिम करार नहीं देंगे। मैं आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। आप मुझे जिस अंदाज में मजबूर कर रही हैं, इसकी वजह से मैं खामोश हुआ जाता हूँ। नौजवान औरत आहिस्ता से हंस पड़ी। अगर कोई तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानने का दावा करे तो मेरे सामने आए। यानी आप पूरे यकीन के साथ ये बात कह रही हैं कि मैं ही सुहेल हूँ? सुहेल, क्यों परेशान कर रहे हो? बाज आ जाओ। वैसे तो मुझसे बड़ी मोहब्बतों का दावा करते हो कि भाभी मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूँ, ये हूँ वो हूँ, और अब मुझे भी इसी लकड़ी से हाँक रहे हो। ठीक है, अब मुझे हुक्म दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। घर चलो। हाजिर हूँ। क्या वाकई? अर्ज़ तो कर रहा हूँ कि हाजिर हूँ। अब कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ मेरा अच्छा खासा सामान मौजूद है, किसी चीज़ की तुम फिक्र ही न करो। वकास ने तुम्हें यहाँ देखा था, वो यहाँ एक पार्टी में शरीक होने आया था अपनी बीवी के साथ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद इसने पार्टी छोड़ दी और हमें इतला दी। ये वकास साहब कौन है? मैनेजर की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं चलूँ? हाँ बिल्कुल। और मेरा सामान? कहा ना, वकास साहब कुछ कर लेगा, जैसे अल्लाह की मर्जी। मैंने शाने हिलाते हुए कहा और औरत खुश हो गई। मैं चौंक कर बोला, वैसे मैं आपको क्या कहूँ? बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से? प्लीज़ एक काम करें, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ बता दें। क्या कहूँ मैं आपको? भाभी नहीं कहते थे मुझे? हाँ हाँ भाभी। नाम क्या है आपका? चलो घर चलकर बताऊंगी अच्छी तरह से।
मोहतरमा ने नाज भरे अंदाज में कहा और मैं घर चलने के लिए तैयार हो गया। दिलचस्प सूरत हाल थी। मैंने तो इन लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये ज़बरदस्त धोखा खाने के मूड में थे। तो अब भला मैं क्या करता? सारा सामान वगैरह वहीं छोड़ दिया। वो साहब जिनका नाम वकास लिया गया था, ये सारी कार्रवाई इनके ज़रिए होने वाली थी। नीचे एक बहुत कीमती कार खड़ी हुई थी। हम लोग इसमें बैठ गए। मुअम्मर खातून और मुअम्मर शख्स भी हमरा थे। कार स्टार्ट होकर चल पड़ी और इसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत इमारत में दाखिल हुई। मैं ज़िंदगी के इस नए मोड़ पर दिलचस्पी से गौर कर रहा था कि क्या ही अजीब मामला है, लेकिन बहरहाल हर्ज भी क्या है। बेचारे गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। वक्त आने पर गलत फहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। वो लोग बड़ी खुशी खुशी मुझे अंदर लाए। कुछ मुलाजिम टाइप के लोग भी नज़र आ रहे थे। भाभी साहबा ने दूसरों से कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं ज़रा इसकी खबर लेने के बाद और इसे याद दिलाने के बाद कि ये सुहेल है वापस आती हूँ। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए और मोहतरमा भाभी जान मुझे लिए हुए एक खूबसूरत बेडरूम में आ गईं। हसीन बेडरूम था। इन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती थी तुम्हें माँ बाप के साथ ये सलूक करते हुए? माँ बाप ने मेरे साथ जो सलूक किया मैडम, आप इसे नहीं जानती। 1000 बार मैंने तुमसे पूछा कि क्या खुद तुम्हारे दिल में कोई है? किसी के साथ ज़िंदगी के अहदो पैमान कर चुके हो? कभी बताया तुमने मुझे? मेरे साथ ज़िंदगी के अहदो पैमान किसी ने नहीं किए। तो फिर आखिर फ़रा में क्या खराबी है? खराबी फ़रा में नहीं, मुझ में है। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है ठीक है, बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। देखो सुहेल, मुझे डराओ नहीं। बहुत आगे बढ़ बढ़ कर इस घर के मामलात में मुदाखलत करती हूँ, लेकिन तुम सब के सहारे हो। आज़म ने इस तरह मुझ पर एतमाद का इजहार किया कि मैंने ये जिम्मेदारियाँ अपने सर ले रखी हैं, और फिर बहरहाल मुस्तकबिल में ये हमारा घर है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फरहा जैसी लड़की को मैं ठीक कर लूँगी। कोई ऐसी बात नहीं है, वो बस ज़रा गलत परवरिश पा चुकी है। माँ बाप ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है। सब ठीक हो जाएगा सुहेल, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम मुझे ये बता दो कि किसी और को तो नहीं चाहते। ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि तुमने हमेशा मुझसे यही कहा कि भाभी अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको बता दूंगा। जी हाँ, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो वाकई आपको बता दूंगा, बल्कि अच्छी तरह बता दूंगा। वैसे मोहतरमा, आपका नाम क्या है? वो फिर गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, फरजाना। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये साहब जो ख़तरनाक सी सूरत के मालिक हैं, जिन्हें आप डैडी कह रही थीं, ये कौन हैं? तौबा तौबा तौबा, किसी को अपना बाप कहना कितना मुश्किल काम है। काश ये आपको समझ में आ जाए। और दूसरी खातून जो गमज़दा शक्ल बनाए हुए बैठी हुई थी, वो मेरी माँ होंगी। और ये आज़म साहब, अच्छा देखो क्यों इन बेचारे लोगों को गमज़दा कर रहे हो। मैडम, बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगी आप। एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको जो गलत फहमी हुई है बहरहाल किसी न किसी शक्ल में दूर हो जाएगी। लेकिन इत्मीनान रखें, आपकी इस कोठी से मैं कोई चीज़, कोई कीमती शय लेकर नहीं भागूंगा। अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि मैं सुहेल नहीं हूँ। फिर वही बकवास, अब बताओ मैं क्या करूँ? बेहतर है ये मसला कल पर छोड़ दीजिएगा और सुबह को ये सब तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। भागोगे तो नहीं? अब नहीं भागूंगा। कम अज़ कम मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोग खुद धोखा खा रहे हैं। मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की है। सुहेल, तुम्हें अपनी भाभी की कसम, देखो अब यहाँ से जाना नहीं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम सब किस खतरे में पड़े हुए हैं। तुम ये भी जानते हो कि जवाद साहब किस कदर खुश्क मिजाज आदमी हैं। बड़ी अजीब सी बातें की हैं इन्होंने डैडी के साथ। एक इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी के लिए ये सारी बातें किस कदर दिलदोज़ हो सकती हैं, तुम इन पर गौर कर सकते। हूँ ठीक है, तो अब आप आराम कीजिए। जाओगे तो नहीं? वादा करता हूँ। मेरे सर पर हाथ रखो, भाभी साहिबा ने कहा और मैंने इनकी सर पर हाथ रख दिया। खाओ मेरी कसम।
آپ کی कसम, जब तक आप लोग खुद मुझे यहाँ से नहीं भगाएंगे मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। ओके ओके ठीक है। इन्होंने मुझे खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल गईं। तब मैंने पूरे कमरे के माहौल का जायज़ा लिया और मसहरी पर जाकर बैठ गया। कमाल है भाई, कमाल है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ऐसी गलत फहमी हो रही है इन लोगों को कि किसी तौर मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अब मैं इनसे क्या सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करूंगा तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और यही कहेंगे कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। बहरहाल अब क्या किया जाए, लेकिन कम अज़ कम ये पता तो चलना चाहिए कि असल मामला क्या है। फिर और कोई ज़रिया नज़र नहीं आया तो मैंने भी आराम से सो जाने की ठानी और दूसरी सुबह दिन को 10 बजे तक सोता रहा था। फिर कुछ आहटों ने ही जगाया था। एक उम्र रसीदा मुलाजमा मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने इसे देखा और फ़ौरन ही मेरे दिल में एक ख्याल आया, किसी मुलाजिम से ही क्यों ना सूरत हाल मालूम की जाए। लेकिन पता नहीं मुलाजमा ज़बान खोलने पर आमादा होगी या नहीं। मैं एक करवट बदल कर उठ बैठा तो मुलाजमा चौंक कर सीधी हो गई। फिर इसने जल्दी से कहा, सलाम छोटे मियाँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा? छोटे मियाँ, हमें भूल गए, शबनम है हम। हाँ हाँ शबनम शबनम, क्या बताऊँ शबनम। अच्छा ये बताओ बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सब के सब जा चुके हैं। मंझले मियाँ भी चले गए, कोई काम था इन्हें? बड़े साहब भी, फरजाना बेगम कुछ ख़रीदारी करने गई हैं। मुझसे कह गई थी कि आपको नाश्ता दे दूं और वालदा साहिबा फरजाना बेगम के साथ गई हुई हैं, शबनम साहिबा ने बताया। शबनम, इसका मतलब है घर में कोई नहीं है? नहीं जी, हम सब हैं। हम सब तो हैं मगर घर वालों में से कोई नहीं है। हाँ जी, वो लोग तो गए हुए हैं। शबनम, मुझे तुमसे कुछ काम है, हुक्म कीजिए छोटे मियाँ। देखो मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल मत करना, जो तुमसे पूछूं वो बताना। जी। शबनम हैरत से बोली, 200 रुपये इनाम दूंगा तुम्हें, समझी? मैंने कहा और शबनम की आंखों में चमक देखकर सोचा कि बन गया काम। दो ही बातें हो सकती थीं। अगर मुलाजमा कुछ ज़्यादा ही वफादार होती तो ये 200 रुपये का ख्याल इसकी आंखों में चमक न पैदा करता। इसका मतलब है वो ज़बान खोल देगी। चुनाचा सबसे पहले मैंने इसे अपने पास मौजूद करेंसी में से 200 रुपये निकाल कर दिए और इसने मुझे कई सलाम करके नोट अपने पल्लू में बांध लिए। फिर बोली, नाश्ता ले आई सरकार? अगर आप मुंह धो लें तो फजूल बातें मत करो, यहाँ बैठ जाओ। मैंने एक तरफ इशारा किया और वो बैठ गई। मेरा नाम क्या है? मैंने सवाल किया। जी छोटे मियाँ। देखो, जी, क्या, क्यों का लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो सब तफसील से बताती रहो। सुहेल मियाँ हैं आप? जी हाँ ठीक है, मैं सुहेल मियाँ हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शबनम। मुझे यहाँ से गए हुए कितने दिन गुजर गए हैं? वो जी सही बात तो याद नहीं, लेकिन 4-5 महीने तो हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल इतना ही अरसा हुआ है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे अब इसे मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा हो। मैंने फिर पूछा, शबनम तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? छोटे मियाँ, हमें तो यहाँ 14-15 साल हो गए। इतने से थे आप जब हम यहाँ आए थे। अल्लाह बख्शे फजल भी जिंदा था, यहीं पर इसका इंतकाल हुआ। हम बेवा हो गए। इसके बाद भला हमें कहाँ जाना था? गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें घर की सारी बातें मालूम हैं। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि एक नौकरानी को आपने इतनी इज्जत दी है। जी। मेरे वालिद साहब का क्या नाम है? बड़े मालिक का? हाँ, नाज़म अली। वो हैरत से बोली। और माँ का क्या नाम है? आयशा बेगम। इसके चेहरे पर हैरत के नकूश गहरे होते चले गए। खैर, मेरे भाई का नाम आज़म है और भाभी का फरजाना। ये तो मुझे मालूम है। छोटे मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? पल्लू में से 200 रुपये खोल लूँगा, जो कह चुका हूँ वही करो। ज़्यादा गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा, मैंने कहा और वो खौफजदा हो गई। इसने दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में दबा लिया। हाँ, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये फरहा बेगम और जवाद बेग कौन हैं? जवाद बेग आपके होने वाले ससुर हैं जी, और फरहा बेगम आपकी होने वाली बीवी हूँ। तो इस घर का मामला क्या चल रहा है? बस जी, जितना हमें मालूम है इतना ही तो बता सकते हैं।
बड़े साहब को कारोबार में नुकसान पे नुकसान हुए, लाखों करोड़ों रुपया डूब गया, सब कुछ तबाह होने को था कि जवाद बेग ने आपका रिश्ता खुद दिया फरहा बीबी के कहने से, और आपका सारा कर्जा अदा कर दिया। इस तरह कारोबार को दोबारा सहारा मिला। बस जी इतना ही मालूम है हमें तो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, अच्छा लो ये 200 रुपये और लो। मैं तो ये आजमा रहा था कि तुम घर के मामलात के बारे में कितना जानती हो। शबना बीबी ने जल्दी से नोट दोबारा मेरे हाथ से लिए तो मैंने कहा, और जानती हो ये 2 नोट मैंने तुम्हें क्यों दिए हैं? कुर्बान जाऊं सरकार के, आप तो हैं ही बड़े दिल वाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये 200 रुपये तुम्हें इसलिए दिए हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है इसे भूल जाओ, किसी को इसके बारे में ना बताना। ठीक है सरकार, आप जैसा हुक्म दें। अब जाओ नाश्ते का बंदोबस्त करो, मैंने कहा और वो कमरे से बाहर निकल गई। सूरत हाल खासी हद तक मेरी समझ में आ रही थी, बल्कि वाकई अब समझने के लिए कुछ नहीं रह गया था। फरजाना भाभी ने जो कुछ कहा था, इनके अल्फाज अब मेरी समझ में आ रहे थे। कुर्बानी, इज्जत वगैरह का मामला तो ये शख्स बेचारा मकरूज हो चुका है। माँ बाप हैं ये मेरे, हो सकता है सुहेल मेरा इतना ही हम शक्ल हो, लेकिन सुहेल, इसका मतलब है कि सुहेल नामी नौजवान घर वालों के फैसले से इत्तेफाक न करते हुए कहीं फरार हो गया है। वाह बेटा, तुम तो चले गए और मुझे फंसा गए मुसीबत में। करना क्या चाहिए अब? इन लोगों की मुश्किलात में अपनी टांग अड़ाऊं या खुद अपनी मुश्किल में मुब्तला रहूं? फैसला करना था। दिल ने कहा कि नादर कैसी तन्हा और बेकैफ जिंदगी गुजार रहा है। अगर इन लोगों का तेरे जरिए कुछ भला हो सकता है तो क्या हर्ज है? थोड़े दिन तक यही खेल खेल ले। वैसे तूने तो साफ कह दिया है इन लोगों से कि तू सुहेल नहीं है और आई गई के जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। चुनाचा अब तेरे लिए यहाँ कोई मुश्किल भी नहीं है। बार बार इन लोगों पर ये इज़हार भी नहीं करना कि तू सुहेल नहीं है, कम अज़ कम इस वक्त तक जब तक असली सुहेल या तो वापस ना आ जाए या फिर इस ड्रामे का कोई और ड्राप सीन न हो जाए।